अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे ओआईसी के इजलास की, जो कि 22 और 23 मार्च को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और इससे पाकिस्तान क्या चीज़ें जो है वो गेन करेगा। अपोजिशन ने पहले तो इस बयान के हवाले से या इस ओआईसी के इजलास को रोकने के हवाले से बयान दिए, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन या एलामिया जारी कर दिया, जिसमें बुनियादी तौर पर ओआईसी के इजलास के हवाले से जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था उसको बुनियादी तौर पर या अपने अल्फाज को वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो ने फिर से उस हवाले से जो बयान दागा, उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी तौर पर जो भारत के फ़वाइद अफगानिस्तान के हवाले से हैं वही जो दरहकीकत पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ओआईसी को के इस जो मौजूदा तनाज़ुर में इजलास हो रहा है वो भी वही है। तो इस हवाले से जो भारत की वजारत ख़ारजा है उनका एक बयान 3 रोज़ या 2 रोज़ पहले आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओआईसी का इजलास जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो उसकी जो टेरिटोरियल या उसके जो इलाकाई मफाद है उसको ज़िक पहुँचाता है। तो ये उनका बयान का ये हिस्सा जो है उसके तनाज़ुर में तो बुनियादी पर रद्द हो जाता है। तो दूसरा हिस्सा बयान का उनका ये था कि इस पर जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का फोकस्ड होगा वो बुनियादी पर अफगानिस्तान होगा। तो ये बयान का हिसाब उनका कुछ हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। तो व्यूअर्स हम बात करेंगे ओआईसी के इजलास के हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे इसके हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो ये जिस के तनाज़ुर में ये जो इजलास हो रहा है उस पर फोकस्ड होगा। तो सबसे पहले देखें तो अफगानिस्तान का मामला जो है हम कह सकते हैं कि सर फहरिस्त है, और इसी तरह इस्लामोफोबिया तीसरे नंबर पर बात करें तो कश्मीर, और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन का मामला बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं ये चारों मामला सर फहरिस्त है ओआईसी के इजलास को या इस मौजूदा तनाज़ुर में देखें। तो हम जानते हैं कि 1969 में रबात मराकश के अंदर बुनियादी पर ये ओआईसी का बुनियादी पर एक पाकिस्तान का एक मुस्लिम उम्मा का एक ऐसा अदारा बनाया गया है ताकि मुस्लिम उम्मा के जो बुनियादी तौर पर जो मुश्तरका मसाइल हो सकते हैं उनको बुनियादी तौर पर एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो जो मुस्लिम जो आबादी है उसकी नुमाइंदगी करता हो, जिसके ज़रिए से जो मुसलमानों के जो मसाइल हो सकते हैं उनको जो बुनियादी पर हल किया जा सके। तो बुनियादी पर ये हम कह सकते हैं कि अब तक जो है वो 17 के करीब इसके इजलास हो चुके हैं, क्योंकि हर 3 साल के बाद इसका जो सरबराही इजलास होता है, फिर इस सरबराही इजलास में जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो फैसले किए जाते हैं उन पर अमल दरामद के लिए वज़राए ख़ारजा की जो कौंसिल है उनका बुनियादी पर हर साल के बाद इजलास होता है। तो इसी एतबार से मैं आपकी तस्दीक कर दूँ कि मीडिया के अंदर एक चीज़ बहुत गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये इजलास जो फॉरेन मिनिस्टर्स का है या कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का है ओआईसी के इजलास को लेकर, तो वो कोई कभी कहा जा रहा है कि ये 17वां इजलास है, कभी कहा जा रहा है ये 48वां इजलास है। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद है ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्टर्स है उसका इजलास या वज़राए ख़ारजा का इजलास तो ये 48वां ही है, लेकिन बुनियादी जो 17वां इजलास है वो बुनियादी पर 3 साल बाद जो इजलास होता है जो सरबराह ममलकत का होता है तो वो 17वां इजलास है। तो बुनियादी पर ये तस्वीर बिल्कुल हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा तनाज़ुर में अफगानिस्तान की अहमियत क्या है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में है तो सबसे पहले हम कह सकते हैं अफगानिस्तान ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल करने से इनकार कर दिया या तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ार शाह की जो हुकूमत है उस तमाम दुरानिया में जो 1970 तक वो बुनियादी पर रहा, 40 साल उसने अफगानिस्तान पर हुकूमत की। तो दर हकीकत हम देखते हैं कि वहाँ से पश्तूनिस्तान की तहरीक भी उठी है। तो बुनियादी पर पाकिस्तान को एक तरह से बुनियादी पर एक अलहदगी पसंद जमातें जो हैं वो भी उभारी गई हैं उनकी तरफ से। अफगानिस्तान के जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो दर हकीकत पाकिस्तान की सोवरेनिटी को एक एतबार से उन्होंने चैलेंज ही किया है। तो बुनियादी तौर पर 1970 तक भी यही मामला रहा, पख्तूनिस्तान का जो मामला उठाया वो भी उठा, और साथ ही साथ हम देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान वो पाकिस्तान में उन्होंने दफन होना भी पसंद नहीं किया, जाके अफगानिस्तान के अंदर वो दफन हुए। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है, तो ये मामला रहा। उसके बाद हम देखते हैं 1970 से लेकर 1980 तक जो है वो बुनियादी पर रूस जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतें बनाता रहा और बुनियादी पर उतारता भी रहा। तो इस तमाम तनाज़ुर में अगर देखें तो हम जानते हैं कि 1979 में रूस ने इन्वेजन कर दिया या दाखिल हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तो तब भी पाकिस्तान को अपने एक तरह से पाकिस्तान ने एक बार और हम कह सकते हैं कि अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया अमेरिका की क़यादत में। तो बुनियादी पर एक जहाज़ की शक्ल में रूस को वहाँ से निकाला कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के बाद पाकिस्तान का ही बॉर्डर था। तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी पर वो भी दुरानिया जो रहा वो अफगानिस्तान की मुखालफत का ही रहा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए अमर रहा। बुनियादी पर हम कह सकते हैं कि 1900 जैसे ही रूस यहाँ से निकला है तो बुनियादी तौर पर उस 4 साल दुरानिया में 1994 तक भी बुनियादी या 96 तक भी बुनियादी पर मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो इक़्तिदार के लिए लड़ते रहे हैं, तब भी पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर नहीं रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1996 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान का ज़माना है तब जो है जाके पाकिस्तान को सुकून मिला, पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो सिक्योर हुआ। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर एक लिहाज से बुनियादी तौर पर एक ऐसा बॉर्डर बन चुका था जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपना एक तरह के जो सोवरेनिटी है उसको चैलेंज करने वाला अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी या तालिबान थे वो पाकिस्तान के मफाद में एक लिहाज से व्यूज जाते थे।
तो हम जानते हैं कि 9/11 के बाद वार ऑन टेरर के नाम पर जब पाकिस्तान जो अमेरिका की जंग में शरीक हुआ, तो उसके बाद जो है वो एक तरह की इस मामलात में तेज़ी आई है। उसके बाद जो इंडिया है, भारत है, उसने मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर जाहिर की है। उसने मुख्तलिफ डैम्स बनाए हैं, उनका पार्लियामेंट हाउस बनाया है, उनके कौंसल खाने बनाए हैं। उन कौंसल खानों को दर हकीकत वो दहशतगर्दी या दहशतगर्द तैयार करने के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करता था। तो वो बुनियादी तौर पर इन्वॉल्वमेंट या उसकी जो सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट उसने की, बुनियादी तौर पर इन 20 या 21 सालों में वो दर हकीकत पाकिस्तान के कबायली इलाकों जिसे हम फाटा कहते हैं, तो वहाँ से दर हकीकत जो वो अपनी एक तो सबसे पहले पूरे अफगानिस्तान के जो कौंसल खाने हैं वहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज लगाई हैं और उन प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल किया है। और फिर जो मुंतकिल किया है उनके वो जो स्लीपर सेल थे पाकिस्तान के अंदर थे, वो मुख्तलिफ औकात में उनको एक्टिव करता और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता। तो इसी हवाले से हम देखें कि तो 90s के ज़माने में बुनियादी पर जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने एक कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ का या तस्वीराती गहराई का। वो कॉन्सेप्ट व्यूज़ ये था कि पाकिस्तान के हवाले से जो अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत हो जो होनी चाहिए जो दोस्ताना या फ्रेंडली हुकूमत हो, ताकि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वो सिक्योर हो सके और अफगानिस्तान के अंदर जो भारत है जो एक तवील अरसे तक को इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तरीके हैं नाम नहाद, उनको वो फंडिंग भी करता रहा, उनको भी पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी पर दाखिल करता रहा, इस्तेमाल करता रहा और अपने दहशतगर्दों भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो दाखिल करता रहा और इस्तेमाल करता रहा। कुलभूषण यादव की मिसाल हमारे बिल्कुल सामने है। तो इसी हवाले से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से जो एक 90s के अंदर जो है बुनियादी पाकिस्तान ने व्यूज पॉलिसी अपनाई, तो वो जो पॉलिसी थी वो दर हकीकत इसी एतबार से थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो दर हकीकत किसी के इशारे या भारत या अमेरिका के इशारे पर न चले। दर हकीकत वो एक ऐसी हुकूमत हो जो अफगान अवाम की नुमाइंदगी करती हो और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखती हो और साथ ही साथ दर हकीकत पाकिस्तान के लिए जो है एक फ़ायदा मंद हो, ना कि बुनियादी तौर पर जो कि हम कह सकते हैं कि इन 20 साल 9/11 के बाद जो भारत ने एक प्रोक्सी की जो पूरी वार शुरू की है, तो बुनियादी तौर पर उससे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बचना चाहता था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम जानते हैं कि पिछले साल बुनियादी तौर पर यह भी कह दिया था कि स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ की पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई है या उसकी ज़रूरत नहीं रही। इससे पहले जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी उन्होंने भी यही दोहराया था। उससे पहले बात करूँ तो जनरल कियानी जो थे उन्होंने भी इस पॉलिसी को एक तरह से जो बुनियादी तौर पर कहा था कि अब जो तस्वीराती गहराई की पॉलिसी अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि आज भी वो पॉलिसी उसी तरह बरकरार है। बयानात देने से जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बदल नहीं जाया करती। इंडिया अब भी वहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिव है या बुनियादी तौर पर उसके स्लीपर सेल जो अब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिन्हें वो मुख्तलिफ औकात में एक्टिव भी करता है और अपने मफादात को जो है समेटने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के जो मफादात है उसको ज़िक्र पहुँचाने की साफ तौर पर भी उस कोशिश करता है। तो तस्वीराती गहराई की जो पॉलिसी पाकिस्तान की रही है अफगानिस्तान को लेकर, तो उसकी जो अहमियत है वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो अफगानिस्तान के मौजूदा तराजू में हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने एक कब्जा किया है, या कब्जा तो नहीं करना चाहिए, उन्होंने बुनियादी पर एक इखलाकी तौर पर अपनी गवर्नमेंट संभाली है। तो उसके बाद से तनाजुर को या जितने भी वाक़यात हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि तालिबान की हुकूमत को मजबूत किया जाए और तालिबान के हवाले से उनकी हुकूमत को तस्लीम उनकी हुकूमत को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया ममालिक के दौरे भी किए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुनियादी पर इसको अफगानिस्तान को मजबूत करने के हवाले से जो है मुख्तलिफ मौके पर उनके लिए फंड रेजिंग की जो या मुख्तलिफ जो अदारे हैं इंटरनेशनली उनको एक तरह से उनको फोर्स भी किया कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान है उसका दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वो दावा भी आपकी तरफ से जो है बुनियादी पर किया जाना चाहिए। तो इसी एतबार से इसी तनाजुर में पाकिस्तान जो हम कह सकते हैं दिसंबर 2021 के अंदर बुनियादी पर OIC का वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी हुआ। वो इसी तनाजुर में था कि बुनियादी तौर पर एक ऐसा ट्रस्ट फंड जो है वो कायम कर दिया जाए जो दर हकीकत इन तमाम मुस्लिम ममालिक है वो उस फंड में जो है वो पैसे जमा करवाएं जो अफगानिस्तान की हुकूमत को दे दिए जाएंगे ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो फाइनेंशियली जो है अपने पाँव पर खड़ी हो सके और अपनी आवाम के अंदर जो है वो एक ऐसा बुनियादी पर जो हम कह सकते हैं माशी स्ट्रक्चर डेवलप कर सके जिसके नतीजे में आवाम जो रिलैक्स हो सके या उनको मुख्तलिफ नौकरियाँ मिल सके और जो मुख्तलिफ अदारे जो है अफगान हुकूमत चलाने के काबिल हो सके। तो ये व्यूज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मौजूदा गवर्नमेंट का एक पूरा पर्सपेक्टिव रहा अफगानिस्तान को लेकर और साथ ही साथ इमरान खान ने बुनियादी तौर पर एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जो बुनियादी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से थी और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं तस्लीम करने के हवाले से जो है ये जो मौजूदा फोरम है या OIC का इजलास हो रहा है वो बुनियादी तौर पर इस एतबार से भी अहमियत रखता है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से आगे बढ़े। तो इसी एतबार से हम कह सकते हैं कि 5 ममालिक का एक इजलास चीन के अंदर एक हफ्ते के बाद या आइंदा आने वाले दिनों में बुनियादी पर होगा जिसमें पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जो है वो इसी तरह बढ़ेगा ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है तस्लीम करवाया जा सके ताकि जो इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक है उसके साथ उसके ताल्लुक
ताल्लुकात हो सके उसको तस्लीम किया जाए सफारती सतह पर। जब सफारती सतह पर व्यूज तस्लीम कर लिया जाएगा तभी तो मुमकिन हो सकेगा कि वो अपनी दरामदाद और बरामदाद जो है वो बुनियादी पर चला सके या जो अपना रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर सके, पैसा कमा सके, ताकि मुल्क के जो मामलात है वो चला सके। तो शुरू दिन से पाकिस्तान ने ये कहा। तो ये मौजूदा तनाज़ में OIC का इजलास में ये व्यूज जो पर्सपेक्टिव है अफगानिस्तान का उसको लेकर जो है व्यूज बात की जाएगी। तो इस लिहाज से ये अफगानिस्तान के मामले को लेकर पाकिस्तान के हवाले से जो OIC का इजलास है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव अफगानिस्तान के मामले को पाकिस्तान का इस मौजूदा तनाजुर में। तो हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स इस्लामोफोबिया की। तो इस्लामोफोबिया के बारे में हम जानते हैं कि 9/11 के बाद जो यूरोप के अंदर एक बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि एक पूरे एक तरीके से बुनियादी तौर पर और पूरी एक पॉलिसी के तहत इस चीज़ को फैलाया गया कि इस्लाम जो है उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया, इस्लाम को इंतहा पसंदी के साथ जोड़ा गया, इस्लाम को जो बुनियादी परस्ती के साथ जोड़ा गया। और ये इंतहा पसंदी के साथ जोड़ना या बुनियादी परस्ती के साथ जोड़ना और दहशतगर्दी के साथ इस्लाम को जोड़ना बुनियादी पर इसकी जो तारीफ की जाती है वो भी बुनियादी पर इनकी अपनी ही जो है वो बुनियादी पर होती है। तो उस इस्लामोफोबिया के हवाले से जो है बुनियादी तौर पर हम देखते हैं तो इन्हें रिसालत भी की जाती थी कि मुसलमानों के अंदर जो इज़हार आज़ादी राय है वो बुनियादी पर बहुत है उसकी कमी है। तो बुनियादी पर इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच दी थी तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यही नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान जो इस्लामोफोबिया है उसके जो 4 ये एस्पेक्ट्स है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मिसालों से जो है वो बुनियादी पर वाज़ेह किया था कि इस्लामोफोबिया इस्लाम को दहशतगर्दी या तौहीन रिसालत के हवाले से आज़ादी इज़हार राय के मामले के साथ जोड़ना और साथ ही साथ बुनियाद परस्ती और हम कह सकते हैं इंतहा पसंदी के साथ जोड़ना ये इस्लाम का बुनियादी तौर पर एक नहीं है बल्कि ये एक इंटेंशनली जो है पैदा करता एक ऐसा हवा है जो बुनियादी तौर पर इसको जानबूझ कर जो है वो बुनियादी तौर पर परवान चढ़ाया गया है 9/11 के बाद। तो इसी वाले से करारदाद जो है यूएन की जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर की गई इस्लामोफोबिया के हवाले से OIC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जिसको बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि पेश कर रहा था पाकिस्तान। तो ये मौजूदा हुकूमत की एक अहम कामयाबी है जिसको इस फोरम के अंदर जो डिस्कस भी किया जाएगा और मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ज़ाहिर बात है दुनिया के जो दूसरे ममालिक है वो अप्रिशिएट करेंगे इस मौजूदा हुकूमत को। उसने बुनियादी तौर पर ये बिल पास किया और 15 मार्च को बुनियादी तौर पर एक इस्लामोफोबिया के हवाले से जो है वो पेश एक दिन बना दिया गया कि इस हवाले से जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ा जाएगा या बुनियादी तौर पर इसको काउंटर किया जाएगा या इसका रद्द किया जाएगा। तो ये व्यूअर्स दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट व्यूअर्स ये है कि कश्मीर के मामले को लेकर जो है बुनियादी तौर पर इस पर फोकस किया जाएगा। आप जानते हैं कि सितंबर 2020 में जैसे मैंने पहले भी रेफरेंस दिया 2021 में जो शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें डोजियर हवाले किया था यूएन जनरल असेंबली के हवाले जो एंथियो गोथरेस हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल उनके हवाले किया था दुनिया के दूसरे ममालिक है उस हवाले से जो कश्मीर के अंदर एक तरह से इंडिया का जो रवैया है उसको वाज़े करने के लिए जो मुख्तलिफ सबूत जो है पाकिस्तान ने डोजियर की शक्ल में फराम किए थे जिसके 131 के करीब सफ़ात पर मुश्तमिल ये डोजियर था जिसमें बुनियादी पर पाकिस्तान ने 100 से ज़ायद जो है बुनियादी पर इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके बुनियादी पर जराइद या उनके जो बुनियादी पर थिंक टैंक्स थे उसके रेफरेंस के जरिए से उन सबूतों के जरिए से और भारत के तकरीबन 42 के करीब जो है थिंक टैंक्स उनके बुनियादी पर रेफरेंस के जरिए से उनके जो सबूतों के जरिए से और कुछ पाकिस्तान के अखबारात या मुख्तलिफ जरीदे उनके सबूतों के जरिए से ये वाज़े करने की कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के अंदर या ये सबूत फराम करने की मुकम्मल कोशिश की थी। या उस डोजियर में क्या था उस डोजियर में व्यूज़ यही था कि बुनियादी तौर पर 1989 से लेकर या 1989 से लेकर अब तक जो है 2021 तक बुनियादी तौर पर 96,000 के करीब जो है वो मुसलमान कश्मीरी लोगों को शहीद किया गया है या उनका कत्ल किया गया है और तकरीबन हम कह सकते हैं 1,60,000 के करीब जो लोगों को अब तक जेल में बंद किया गया है उनको मुख्तलिफ तरीके से जो टॉर्चर किया जाता है और हम कह सकते हैं 12,000 के करीब जो ख़वातीन हैं उनकी असमत दरी की गई थी और इसी तरह हम कह सकते हैं कि 1 लाख या 8,000 के करीब जो है बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो माजूर हुए थे। तो ये इसके अलावा मुख्तलिफ फिगर्स भी थे और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 300 के करीब जो ऐसे सेंटर से या ऐसे तशद्दुद के हवाले से सेंटर मेरे जो कश्मीर के अंदर इंडिया ने कायम किए हुए थे उसके मुकम्मल सबूत फराम किए थे। तो इस हवाले से मौजूदा तनाज़ुर में इसी पर कश्मीर के मामले को लेकर बहस होगी या बातचीत होगी। बैतुल मक़दस के हवाले से अगर देखें तो बुनियादी तौर पर हम जानते हैं ये मामला कब से चल रहा है, जब से हम कह सकते हैं फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है तब से बुनियादी तौर पर जो इजराइल है सबसे पहले तो उसने फ़लस्तीनियों को उनके सरजमीन से निकाला, फिर बाद में हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस जो कि मुसलमानों का एक अहम तरीन किबला हम कह सकते हैं किबला अव्वल है, तो उसको बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं फ़लस्तीनियों को वहाँ से पहले निकाला फ़लस्तीन से उनकी सरजमीन पर इजराइल की रियासत कायम की और साथ ही साथ अब उसका मकसद ये है कि जो अभी मुसलमानों का बैतुल मक़दस जो रह गया है मस्जिद अक्सा बुनियादी तौर पर या उसका जो शहर है या यरूशलेम है उसको बुनियादी तौर पर रिप्लेस किया जाए, उसके बुनियादी तौर पर तनासब आबादी का चेंज किया जाए। वो आबादी का तनासब क्या चेंज किया जाए, वो इस तरह से चेंज किया जाए या तब्दील किया जाए कि मुसलमानों की आबादी को यहूदियों
उसे रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि गुज़श्ता 2021 में हमने देखा कि बुनियादी तौर पर शेख जराह का इलाका इसी तराजू में जो है जुल्म और शितम का जो निशाना बना, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आबादी को चेंज किया जा रहा, तब्दील किया जा रहा था। ये इंटेंशनली हो रहा है और अमेरिका बुनियादी तौर पर इस या जो यूएन की जो हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन इसको इंटेंशनली जो है वो नज़रअंदाज करता है। तो इसी बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर को जो इजराइल ने अपनाया है आबादी को रिप्लेस करने का, इसी को जो इंडिया है इंप्लीमेंट करता है कश्मीर के मामले को। तो व्यूअर्स अगर मजमूई लिहाज से देखें तो इन 4 पॉइंट्स पर पाकिस्तान जो है फोकस्ड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो है इन 4 पॉइंट्स पर पाकिस्तान जो है बात करेगा कि इसका मजमूई तौर पर जो है एक तरह से जो इसका फ़ायदा है वो आईसी का बिल्कुल भी नहीं रहा। हम देखते हैं कश्मीर का मामला उसी तरह से हल तलब है, फ़लस्तीन के मामले को हम ले सकते हैं और इसी तरह हम यमन के मामले को ताज़ा मामले को ले सकते हैं और इसी तरह हमने सीरिया और इराक और लीबिया के अंदर देखा। और साथ ही साथ व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि 1974 का जो इजलास, दूसरा इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ था, उसके बाद जो है वो दायरा कभी भी इस तरह से फ़ाल नहीं हो सका कि बुनियाद पर इन तमाम मामलात को या इन तमाम इशूज़ को ख़रीदता। दूसरी तरफ ये जो ममालिक हैं उनकी तरफ से हम देखते हैं कि जो अब्राहम एक्कर्ड है जो मुआहिदा हुआ है गुज़श्ता बरस में, तो बुनियादी पर उसमें हमने देखा जो अरब अमारात है, मराकश है, हम कह सकते हैं सूडान है, तो इन ममालिक ने बुनियादी पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो जब इसराइल इत्तेहादी है, इन ममालिक ने तस्लीम भी कर लिया है, तो किस तरह से जो है वो फ़लस्तीन का मामला जो है या फ़लस्तीन की सॉवरेनिटी के मामले को बुनियादी पर इसराइल के सामने या इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में हम उठा सकते हैं या मुस्लिम उम्मा उठाएगी कि बुनियादी तौर पर वही इसराइल जो बुनियादी पर इसराइल जो बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर जो है कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसी तनाज़ुर में अगर हम मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल को तस्लीम करते हैं तो वो किस तरह से हक़ बजानब हो सकते हैं कि इसराइल को कह सके कि वो इसराइल की सरज़मीन है जो फ़लस्तीन की तरह की सरज़मीन है उसको बुनियादी तौर पर खाली कर दे। तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।